नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों का नजर डालेंगे। खबरों पर उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब तेजी से कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास परिसर में शहद उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन किया, जहां पर महज 45 दिनों में 520 किलोग्राम शहद तैयार किया गया है। इसके बाद उन्होंने वन क्षेत्रों में बी बॉक्स स्थापना की नीति बनाने और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इसे प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। सीएम ने आगे कहा कि मधुमक्खी पालन रोजगार और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए अहम है। साथ ही 3B गार्डन की अवधारणा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो वहीं उत्तराखंड में बढ़ते वन्य जीव संघर्ष को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है और आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। इस बीच बीजेपी विधायक विनोद चमोरी ने चिंता जताते हुए विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के व्यवहार में बदलाव गंभीर विषय है, जिस पर अध्ययन की जरूरत है। वहीं सरकार लगातार कदम उठा रही है और मुआवजा राशि भी बढ़ाई गई। उन्होंने विपक्ष से केवल आरोप लगाने के बजाय ठोस सुझाव देने की अपील करते हुए कहा कि इस समस्या का समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उनका मनोविज्ञान क्यों बिगड़ रहा है, ये अध्ययन का विषय है, ये आसान काम नहीं है। और इस संघर्ष को टालने के लिए क्या क्या रेमेडियल स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, सरकार उसको बार बार कर रही है और उठा भी रही है। जो वन्यजीव संघर्ष में जो लोग जिनकी मृत्यु हो रही है, उनके मुआवजे राशियाँ भी बढ़ाई गई हैं, घायलों की राशियाँ भी बढ़ाई गई हैं। और साथ में हमने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस के पास कोई ठोस उपाय हो, तो सिर्फ आरोप लगा देना मात्र से काम नहीं चलता है। कांग्रेस ने इस प्रदेश में सरकारें भी दो बार चलाई हैं और प्रमुख विपक्षी दल भी है, जिम्मेदार लोग हैं, पहाड़ के हमारे अपने लोग हैं सारे। तो उनके पास अगर कोई पुख्ता कोई उसका इंतजाम हो सकता हो, कोई ऐसा कोई उनके पास कोई उसकी रेमेडी हो, तो सरकार के सामने सुझाव लाए ना। क्या दिक्कत है, हम सदन में बैठते हैं, सदन में भी उनके लोग बोलते हैं, वह आरोप लगाने के साथ साथ ये भी तो पता है हाँ भाई ये किया जाना है, को ब्लूप्रिंट तो रखे हम उस पर काम करें। क्या दिक्कत है, हम उस पर काम करने में क्या दिक्कत है। लेकिन मैं बार बार ये बात कहता हूँ, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना और इस संघर्ष में, वन्यजीव संघर्ष में हमारे लोगों की मृत्यु हो रही है, हमारी जनहानि हो रही है, उसमें राजनीतिक अवसर ढूंढना ये उचित नहीं है। मसूरी देहरादून मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच कुठाल गेट के पास बने नए वैली ब्रिज ने राहत की उम्मीद जगा दी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण के बाद इस पुल का उद्घाटन कर इसे आम जनता के लिए खोल दिया है। अस्थायी रूप से बनाए गए इस ब्रिज से अब जाम की समस्या कम होने की संभावना है। मंत्री ने कहा कि अस्थायी पुल बनने तक की व्यवस्था स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगी। विधानसभा में बहुत नुकसान हुआ। मसूरी का संपर्क जिले से कट गया था। जहाँ यहाँ पर ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, वहीं कट्टीकोला में, शहरधारा में इसमें प्रावधान आई थी। क्योंकि ये मसूरी मुख्य मार्ग है और ट्रैफिक का जो दबाव है रोड पर रहता है, पूरा रोड यहाँ से जाता है। और छोटा जो पहले पुल लगा है, छोटा होने के कारण यहाँ पर सब जाम लगता था। यहाँ के लोगों की मांग थी, हमारे अध्यक्ष जी सारी टीम मसूरी की बार बार मांग कर रही थी, तो हमने तुरंत पूछी। हालांकि हमने एक परमानेंट पुल भी यहाँ पर शुरू कर दिया 8 करोड़ की लागत से, लेकिन आज ये वैली ब्रिज ये शुरू हो गया है। इस वैली ब्रिज के बनने से जो हमारे टूरिस्ट या हमारे आम जनता भी यहाँ से गुजरती है, जो दिक्कत है उससे उनको निजात मिलेगी और जो जाम की समस्या है वो समाप्त होगी। उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा परिणामों में इस बार बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें हरिद्वार की वंशिका ने 97% अंक हासिल कर प्रदेश में तीसरा स्थान पाया। साधारण परिवार से आने वाली वंशिका के पिता टैक्सी चालक हैं, जो इन दिनों 4 धाम यात्रा पर हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद वंशिका ने मेहनत और लगन से ये सफलता हासिल की। उनके इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर है और अब वो शिक्षक बनकर देश की सेवा करने का सपना देख रही है।
इंटरमीडिएट में आपने थर्ड रैंक पर जी सर। कितने रैंक नंबर मिले आपको? 97%। कौन सी ट्रेड थी आपके पास? PCM। PCM में। जी सर। क्या करना चाहते हैं आगे जाके? मैथ प्रोफेसर बनना एम है, और तो टीचिंग लाइन में करियर सेट करना है, तो उसी फील्ड में पढ़ाई करनी है अभी तो। ये उपलब्धि हासिल करी है आपने? जी सर। क्या किया इसके लिए, कितनी मेहनत करी है? मेहनत तो बहुत ज्यादा की थी, मतलब जो पोजीशन आई है उसके हिसाब से बहुत ऐसी मेहनत की थी, शुरू से लास्ट तक कंसिस्टेंट थी, रोज एक ही सामान पढ़ती थी, एक दिन भी नहीं छोड़ा, तो वो आज फल मिल गया उसका। इसका श्रेय देंगे इसको? सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, कभी भी मतलब ऐसे नहीं कहा कि ये करना वो तो, और स्कूल बहुत ज्यादा था, क्योंकि इन्होंने बताया क्या करना चाहिए और क्या नहीं, टाइम कहाँ पे वेस्ट होगा, तो स्कूल भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा, टीचर बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर गांव की होनहार छात्रा अतिका हुसैन ने उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में 94% अंक हासिल कर मिसाल पेश की है। परिणाम घोषित होते ही घर और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है और बधाई देने वालों का तांता लग गया। स्कूल प्रशासन ने भी पहुंचकर अतिका को सम्मानित किया है। शिक्षकों और ग्राम प्रधान ने उसकी मेहनत और लगन की सराहना करते हुए इसे पूरे गांव के लिए गर्व का क्षण बताया। वहीं परिवार में जश्न का माहौल बना हुआ है। ये मेरे पेरेंट्स से मेरे को मिली है प्रेरणा इन सब चीज़ों की, और मेरी फैमिली मेम्बर से। आई लिव इन जॉइंट फैमिली एंड मैं बहुत ज़्यादा वहाँ से सीखती हूँ, तो ये सब वहीं से ट्रिक्स लॉट। हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है, हार्डवर्क तो करना पड़ता है, आप किसी भी फील्ड में हो। अभी मैंने ये अचीव किया है, सो मैंने भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, और ये मैटर नहीं करता है आप किस फील्ड में हो, आपको हर फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है, सो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरा ऑनलाइन कोचिंग रहता था 4 से 5 आवर्स, दैन सेल्फ स्टडी 2 आवर्स और प्रैक्टिस एटसेट्रा। एट द एंड 10 आवर्स हो गया था एट द एंड। जो है इनका बहुत ज़्यादा बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी, मतलब इतनी खुशी कि बहुत कम उम्र में इतना बड़ा मोमेंट देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है, जहां तीसरे ही दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अब तक करीब 1,10,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं केदार सभा और प्रशासन का कहना है कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं और यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए श्रद्धालुओं से निश्चित होकर यात्रा पर आने की अपील की गई। केदारनाथ जी के कपाट खुले हुए तीसरा दिन है, और आज भगवान भैरवनाथ जी के कपाट भी खुल गए हैं, और आज इसे सायंकालीन आरती भी शुरू हो जाएगी और रात को विशेष पूजाएं भी शुरू हो जाएंगी। अभी तक लगभग 1,10,000 लोगों ने भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं, और जरूर शुरुआती 1-2 दिनों से भीड़ भाड़ बहुत थी, लेकिन अभी यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छे है और सबको दर्शन का लाभ मिल पा रहा है। लेकिन कुछ अराजक तत्व, कुछ यूट्यूबर वगैरह ब्लॉगर्स के द्वारा धाम को बदनाम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और आप बिल्कुल आइए और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के साथ जो यहाँ पे तीर्थयात्री आ रहे हैं सभी को दर्शन का लाभ मिल रहा है। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। और श्री केदार सभा के नेतृत्व में जो है यात्रा का जो आगाज है, 1,10,000 यात्री भगवान के दर्शन कर चुके हैं, और कुछ लोग यूट्यूबर के चैनल से जो है नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं। मैं देश विदेश के यात्रियों को कहना चाहता हूँ, श्री केदार धाम में आइए। श्री केदार धाम में किसी की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो है जिलाधिकारी महोदय पूरे रात और दिन इसी यात्री व्यवस्था में जुटे हुए हैं, और उनके साथ BKTC, उनके साथ श्री केदार सभा के अध्यक्ष रात और दिन व्यवस्था में जुटे हुए हैं। और मैं देश विदेश के यात्रियों को संदेश देना चाहता हूं, आप निश्चिंत हो के श्री केदार यात्रा में आइए, और श्री केदार धाम में आज की जो वर्तमान की जो स्थिति, उसमें कम से कम 35,000 यात्री निवास कर सकते हैं। किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं है। सभी लोगों का यहाँ पे बाबा श्री केदार में हार्दिक स्वागत है। और जो अभी कपाट खुले 22 तारीख को, आज जो है कि बाबा भैरवनाथ के कपाट पूर्ण रूप से खुल चुके हैं, यानी कि कपाट की जो नियमावली, जो सिस्टम होता है, परंपरा होती है, वो आज पूर्ण हो चुकी है। अब से यात्रा सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। और अभी तक यात्रा ने 1,15,20,000 के करीब लगभग यात्री यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। शासन प्रशासन, श्री केदार सभा और यहाँ के लोग के द्वारा यहाँ पे अच्छी तरह यात्रियों की व्यवस्था कर रखी है। जो भी आपको ये ब्लॉगर और इसके द्वारा दिखाई, सब भ्रमित है। आप भौगोलिक परिस्थिति को पहचानो, समझो और जमीन पे आकर के देखो। यात्रा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है, और आकर के बाबा श्री केदार के दर्शन करेगा। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार।
कुंभ मेला 2027 को सुरक्षित और आधुनिक बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार मेले में साइबर क्राइम से निपटने के लिए अलग से साइबर थाना स्थापित किया जाएगा, जहां पर आईटी एक्सपर्ट पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। कुंभ मेला पुलिस और प्रशासन मिलकर इसके लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, ठगी या ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाया जा सके। साथ ही करीब 35 थाने बनाने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके। जिस तरह से हम लोग एक डिजिटल युग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश कर रहे हैं, वैसे जो डिजिटल क्राइम है वो भी बढ़ रहा है और साइबर क्राइम भी इसी का एक हिस्सा है। और पुलिस भी साइबर क्राइम से निपटने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। आगामी कुंभ मेले के दौरान भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि साइबर क्राइम अगर कोई होता है तो त्वरित संबंधित व्यक्ति को इससे हम लोग राहत दे सकें। इसके लिए हम लोग एक अलग से साइबर थाने का भी प्रस्ताव जो हमारे यूजुअल थाने होते हैं उनके अलावा कर रहे हैं। कुंभ मेले के लिए फोर्स अगर हम परंपरा को देखें तो कई चरणों में आता रहा है और अभी प्रथम चरण का फोर्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी महीने तक हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, चूँकि अभी 4 धाम में भी काफ़ी हमारा फोर्स इंगेज्ड है, उसके बाद फिर कांवड़ में भी काफ़ी फोर्स इंगेज्ड होता है, तो एक तरह से कांवड़ के बाद फिर काफ़ी संख्या में फिर फोर्स की वृद्धि होती है। 17 मई को प्रस्तावित स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर यूके SSSC चेयरमैन ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी ड्यूटी कर्मियों के लिए नई SOP लागू की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर जैमर, CCTV और AI आधारित निगरानी के साथ ही बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था भी रहेगी। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और पूरी परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। 17 मई को प्रस्तावित है, जो आपका ध्यान होगा 21 सितंबर को पहले हुआ था, उसका री एग्ज़ाम होना है। इसमें करीब 1,10,000 के आसपास बच्चे बैठेंगे और उत्तराखंड के प्रत्येक ज़िले में एग्ज़ाम होंगे। पिछले बार जो गलती हुई या जो भी जहाँ पर लापरवाही हुई, जहाँ से गड़बड़ हुई है, उन सब को दोबारा की पूरी समीक्षा की गई है और उसके हिसाब से नई व्यवस्थाओं के साथ नई SOP हम लोगों ने बना रखी, हर अधिकारी को किसको क्या करना है और सभी ज़िलों को SSP DM को भेज दिया हम लोगों ने, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी AI बेस्ड हम लोग आपकी सिक्योरिटी करना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली करना चाह रहे हैं और लाइव CCTV देखने की बात भी हो रही है। और AI में हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई एक्टिविटीज़ अगर सेंटर में जो नॉर्मल नहीं लग रही है आपको, चाहे क्राउड हो, चाहे कोई अनऑथराइज को आदमी चला जाए, वो अलर्ट जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली। नैनीताल जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां बीते 3 दिनों में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत से दहशत फैल गई है। गांवों में खौफ का माहौल है और लोग घरों में सिमटने को मजबूर हो गए हैं। हालातों को देखते हुए प्रभावित इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। वन विभाग ने पोस्टर जारी कर लोगों को जंगल से दूर रहने की अपील की। साथ ही किसी भी वन्य जीव की गतिविधि की जानकारी तुरंत देने को कहा गया। देहरादून में अपराधियों के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन प्रहार अब असर दिखाना शुरू कर रहा है, जहां बसंत विहार क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान संदिग्धों ने बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश अब्दुल्ला घायल हो गया, जबकि उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से अवैध हथियार बरामद हुए और पुलिस ने साफ कर दिया कि अब दून में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं बता दें, प्रदेश में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने ठोस कदम तेज कर दिए हैं, जिसके तहत हल्द्वानी शहर के लिए ड्रेनेज की विस्तृत DPR तैयार कर ली गई है। मुख्य अभियंता संजय शुक्ला के मुताबिक योजना को 2 चरणों में बांटा गया है, जिसमें पहले चरण में 430 करोड़ और दूसरे चरण में 476 करोड़ का प्रावधान है। पहले चरण में जल निकासी के प्रमुख बिंदुओं को और ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर काम किया जाएगा। DPR का प्रस्तुतिकरण जल्द ही कुमाऊं कमिश्नर के सामने लाया जाएगा, जिसके बाद इसे शासन को भेजा जाएगा ताकि शहर को जल भराव से मुक्ति मिल सके। पार्ट था तो उसमें काफ़ी स्थानों पर जल भराव होता है,
जैसे देवखड़ी नाला हो गया, वहाँ जल भराव की स्थिति आती है। साथ ही साथ तिकोनिया है, तिकोनिया चौराहे पे भी जल भराव होता है। SBI के सामने जो DM का कैंप कार्यालय है उसके पास जल भराव होता है। रकशिया में जो बिरला स्कूल है वहाँ होता है। बिरला स्कूल के पास लगभग 1.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो UUSDA कर रहा है, और रकशिया नाले का जो 10 किलोमीटर का जो मेजर हिस्सा है वो सिंचाई विभाग ने टेकअप किया है, वो इस योजना में शामिल है जो अभी हमने 440 करोड़ की बनाई है। साथ ही साथ आप प्रेमपुर लोसगियानी उस एरिया में भी काफ़ी जल भराव होता है, और वहाँ भी UUSDA ही कर रहा है, वहाँ पर पहले से ही कार्य उनका चल रहा है। बनचौकी जो नए में है, बनचौकी है, और साथ ही साथ चीनपुर नाला जो क्षेत्र है उस पर जो सिंचाई विभाग कार्य कर रहा है, तो ये हमने टेकअप किया है। और कालाढूंगी चौराहे पर जो आप कालूसिद्ध मंदिर से लेके कटघरिया चौराहे तक देखेंगे, यहाँ भी काफ़ी जल भराव होता है, और इन जगहों में UUSDA के द्वारा टेकअप किया जा रहा है। वहीं मंगलौर के चमारान खालसा मोहल्ले के नाम परिवर्तन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने पालिका के खिलाफ मोर्चा खोला, वहीं अब समाज सेवी मोहम्मद शफी एडवोकेट ने भी चेतावनी दी कि नाम बदला किया तो आंदोलन होगा। उन्होंने कुछ लोगों पर माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर निशाना भी साधा। बढ़ते विरोध और जन दबाव के बीच अब पालिका प्रबंधन ने अपने फैसले को वापस लेते हुए प्रस्ताव निरस्त करने का निर्णय लिया। पालिका मंगलौर ने चमारान खालसा का नाम चेंज करने का प्रस्ताव बोर्ड में पारित किया है। ये बहुत निंदनीय है। मंगलौर में ये ST और ST वर्ग के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है, और हम SC ST समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं, और उनको जिस तरह की भी मदद की आवश्यकता होगी उस तरह की मदद उन्हें दी जाएगी। और मैं ये नगर पालिका परिषद मंगलौर से कहना चाहता हूँ, SC ST एक्ट के लोगों का विरोध ना करें, नहीं तो कांग्रेस को वो रसातल में पहुंचा देंगे। इस साल की चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। दरअसल बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने टोकन सिस्टम लागू किया, जिससे दर्शन की व्यवस्था पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो सके। इस सिस्टम के तहत हर श्रद्धालु को मंदिर प्रवेश के लिए एक तय समय दिया जाएगा, जिससे लंबी कतारों और भीड़ में थोड़ी कमी आ सकेगी। माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से यात्रा न सिर्फ आसान होगी बल्कि श्रद्धालु को बेहतर अनुभव भी मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। इस साल की चार धाम यात्रा के लिए केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर तक पहुंचना अब और आसान हो जाएगा। तीर्थ यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक टोकन सिस्टम शुरू किया गया है। इस सिस्टम के तहत श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है, जिससे कतारों को व्यवस्थित रखने और भीड़ भाड़ को कम करने में मदद मिलती है। 21 अप्रैल से जो है टोकन व्यवस्था शुरू की गई थी। टोकन के अनुसार जो है सभी श्रद्धालुओं को लाइन में लगाया जा रहा है, और श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक है, और सभी श्रद्धालुओं को लाइन में लगाकर बारी बारी से सुचारू सुव्यवस्थित रूप से दर्शन करवाए जा रहे हैं। और मंदिर परिसर में जो है पूरी व्यवस्था एकदम बढ़िया चल रही है, और एंट्री गेट से सभी लोग लाइन कर रहे हैं, एग्जिट गेट से सभी लोगों को पार करवा कर दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि भारी भीड़ होने के बावजूद व्यवस्थाओं ने दर्शन को ज्यादा व्यवस्थित बना दिया है। मैं कल केदारनाथ ट्रैक करके यहाँ पहुँची हूँ। रात में हमने स्टे किया और सुबह हम दर्शन के लिए लगे। काफी सुचारू रूप से यहाँ पे सब व्यवस्था की गई। प्रशासन ने बहुत सहयोग किया लोगों का, हमें बहुत अच्छे से दर्शन करवाए गए, स्पर्श दर्शन हुए हमारे, और जो भी वेट था वो वर्थ था हमारे लिए। केदारनाथ उत्तराखंड की चार धाम तीर्थ यात्रा का हिस्सा है, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के दर्शन किए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा सीजन के लिए लगभग 19 लाख श्रद्धालु पहले ही ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण करवा चुके हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।